In our today's lecture, we will study some of the advantages and disadvantages of electronic commerce business. Um, Visually, electronic commerce has so many benefits that it has just revolutionized the way we live, the way we see the things, the way we shop, and our daily routines also have been totally changed. In history, there are very few innovations that encompasses so many benefits that just electronic commerce does have. It includes the benefits like it has low cost, it's have millions of customers, you can interact with your customers and customers can interact with the producers of the product. इससे पहले ऐसा होता था कि हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करते थे हम जस्ट उसको यूज़ करते थे, हम उसको फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन ई कॉमर्स हैज़ एन इंटरेक्टिव नेचर के कस्टमर्स जो है वो आपके प्रोड्यूसर्स के साथ और प्रोड्यूसर्स अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी रैपिड ग्रोथ है, डेली जो है कोई ना कोई नई इनोवेशन आ जाती है। उसके अलावा इसकी रिसोर्सफुलनेस है, आपको डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ऑनलाइन मिल जाती हैं। आप फिजिकली जाकर परचेजिंग करेंगे तो आपको जो है वो एक दो चीज़ मिलेगी नहीं, लेकिन ऑनलाइन आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल सकती हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ आपने बुक परचेज करनी है तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हैं आपके पास। उसके अलावा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जो है सपोर्टिंग है। आप डेली रूटीन में कोई भी काम जो है वो सेकंड्स में कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के एडवांटेजेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहें तो वी कैन डिवाइड इट इनटू बेनिफिट्स टू आवर ऑर्गेनाइजेशंस, बेनिफिट्स टू आवर कस्टमर्स एंड इट्स सोसाइटल बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम इसके ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स देखते हैं कि कंपनीज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे शिफ्ट हो जाती हैं तो उनको किस किस तरह के बेनिफिट्स रिसीव हो सकते हैं। सो बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, एज यू कैन सी हेयर देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस। कंपनीज का टोटल वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज हो सकता है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूटिलाइज करते हैं। तो इसके बेनिफिट्स देखने से पहले अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दूँ, तो कंपनीज जो हैं वो पहले ऑपरेट करती थी, किस तरह से ऑपरेट करती थी? कंपनीज रॉ मटेरियल परचेज करती थी। रॉ मटेरियल जो है वो उन्होंने उतनी क्वांटिटी में परचेज करना होता था जिनसे उनको ईओक्यू जो है वो मतलब ऐसी क्वांटिटी जिस पे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम आए, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आए और कैरिंग कॉस्ट भी कम आए। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करके वो एक ह्यूज लेवल पर क्या करती थी? प्रोडक्शन करती थी। ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन करने के बाद उनके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स होते थे और वो जो उनके पास प्रोडक्ट्स बने होते थे उसके बाद जो है वो उसके लिए अपने कस्टमर्स ढूंढते थे। ठीक है, कस्टमर्स को ढूंढना आसान नहीं होता था। आपने प्रोडक्ट्स बनाए नंबर ऑफ, और वो जो एक बल्क है प्रोडक्ट्स का, आपने उसको अपनी शॉप्स में डाल दिया। कस्टमर्स को पसंद आए ना आए, कस्टमर्स वही प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करते थे। उसमें कस्टमर्स की नीड्स, कस्टमर्स की वांट्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती थी। ठीक है, इट वाज ट्रेडिशनल कॉमर्स। तब आपकी कंपनीज का मेन जो पर्पस था वो था ह्यूज लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कि जितने कम टाइम में जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन आजकल के इरा में देखा जाए तो जो हमारा कस्टमर है वो बहुत वाइज हो चुका है। कस्टमर्स जो है वो इंटरेक्टिव नेचर का हो चुका है। आपको पता है कि आपने क्या प्रोडक्ट परचेज करना है। पहले आप जो है कोई भी अपनी जिसे कहते हैं लिविंग्स को पूरा करते थे, लेकिन अब हमारा कस्टमर वाइज है, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका कस्टमर क्वेश्चन कर सकता है आपको कि आपकी क्वालिटी बेटर नहीं है, क्वांटिटी बेटर नहीं है। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे आ चुके हैं कि हमारी कंपनीज को अपना वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज करना पड़ा है। अब हमारा जो एक ट्रेडिशनल वे से निकल कर हम आजकल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? कंपनीज बेसिकली रॉ मटेरियल परचेज करने से पहले अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो भी कस्टमर किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है वो कस्टमर उस कंपनी को खुद अप्रोच करता है। कस्टमर ने अप्रोच किया कंपनी को बताया कि आई वांट दिस प्रोडक्ट इन दिस क्वांटिटी, इन दिस क्वालिटी, ये इसके फीचर्स होने चाहिए और ये इसके करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब कस्टमर ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोडक्ट बता दिया कि ये अंदर चीज़ें होनी चाहिए। कंपनी क्या करती है? डिफरेंट कस्टमर से ऑर्डर इकट्ठा करती है
ऑर्डर्स लेने के बाद जो है वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है, मतलब फिर वो करेगी रॉ मटेरियल परचेज, फिर जो है वो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में हिस्सा लेगी, और फिर उन जो प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट्स बन जाते हैं वो उसी तरह के होते हैं जिस तरह के आपके कस्टमर्स ने आपको स्पेसिफाई किया था। वो प्रोडक्ट जो है वो फिर अल्टीमेट आपके कस्टमर्स को सेल किए जाते हैं, वो कस्टमर जो कि आपके ऑलरेडी हैं, जिन्होंने आपको ऑर्डर किया था। मतलब अब का जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है वो ऑर्डरिंग से स्टार्ट होता है और फिर डिलीवरी तक ख़त्म होता है। ट्रेडिशनली क्या होता था, अगर मैं आपको ट्रेडिशनली बताऊं, तो वो हमारी प्रोडक्शन से स्टार्ट होता था और ख़त्म होता था, हम जो है उसको सेल कर देते थे। तो प्रोडक्शन और सेल से लेकर हमारा ऑर्डरिंग और डिलीवरी तक का जो एक गैप है वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की वजह से है। अब हमारा कस्टमर एक वाइज भी है, उसको पता है कि हमने पहले ऑर्डर करना है, हमारी कंपनीज का ऑपरेशनल सिस्टम चेंज हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने ऑर्गेनाइजेशंस के इस चेंज में किस तरह से इन्फ्लुएंस किया और किस तरह से बेनिफिट्स प्रोवाइड किए, हम वो देखते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स को इनकम्बेंस करें तो हमारे पास आ जाता है सबसे बड़ा बेनिफिट्स है इसका ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट का मतलब है कि आप अपने ही इलाके में बैठ के जो है दुनिया में किसी भी जगह पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड आउट न्यू योर सप्लायर्स, आप नए सप्लायर्स ढूंढ सकते हो, आप नए कस्टमर्स ढूंढ सकते हो, नए डिफरेंट जो है वो बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ सकते हो। थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि आपके नंबर ऑफ़ सप्लायर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा बेनिफिशियल बात है कि आपके कस्टमर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। पहले एक स्टोर जो एक जगह पर काम करता था, अब वो अपनी एक वेब पेज बनाकर, वेबसाइट बनाकर थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑपरेट कर सकता है, ठीक है? इससे होता क्या है कि आपकी कंपनी का मिनिमम कैपिटल आउटले होता है, लेकिन कंपनी जो है अपने मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम कस्टमर्स को क्या कर सकती है? अप्रोच कर सकती है। सेकंड बेनिफिट हमारे पास आ जाता है कॉस्ट रिडक्शन का। हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉस्ट जो है वो जो है डिक्रीज़ हो जाती हैं, डिफरेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट है। प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब है कि आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने पड़ते, आप कस्टमर्स को हैंडल नहीं करना पड़ता। जो आपकी पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन है, आपको अपने पास डाटा को प्रोसेस करके, डिस्ट्रीब्यूट करके स्टोर नहीं करना पड़ता, आपको डाटा बेसिस मेंटेन, आपके पास एक वेबसाइट है और उसमें आपकी कुकीज़ मेंटेन होती हैं, आपके कस्टमर्स का डाटा मेंटेन होता है, जो चीज़ें सेल हुई हैं उनका जो है वो डाटा अवेलेबल होता है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती अपना जो है वो कोई भी चीज़ें स्टोर करने में। आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है सिस्टम्स ने हमारी हेल्प की है। एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट जिसे हम ऑनलाइन परचेजिंग भी कहते हैं, इसने हमारी कॉस्ट को बहुत हद तक रिड्यूस कर चुका है। कि पहले आपको पेपर्स जो है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, पेपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। परचेजिंग करने के लिए आप अपने सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे, और वो जो है एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होता था। अब ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट है, आपने जस्ट ऑनलाइन सारा कुछ करना होता है, ठीक है? थर्ड हमारे पास बेनिफिट आ जाता है हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस। पहले ऐसा होता था कि आप एक स्टोर ओपन करते थे तो उसमें मल्टीपल चीज़ें, जैसे कि आपने देखा है जनरल स्टोर्स में नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने आपको हेल्प की है स्पेशलाइज्ड बिजनेस को सपोर्ट करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट जो है वो अगर किसी भी पर्टिकुलर यानी कि आर्ट में है या फिर क्राफ्ट में है, और मैं जो है वो पेपर से कोई प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ, तो अगर मैं उसकी अलग से यहाँ पर फिजिकल शॉप ओपन करूँगी तो बहुत कम कस्टमर्स होंगे, लेकिन ऑनलाइन मेरा वो पेपर बेस्ड बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। उसके अलावा आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि पेट शॉप्स की हैं, कि पेट टॉय शॉप बहुत कम अवेलेबल होती हैं, आपको जनरल स्टोर जाकर ही पेट्स के लिए कोई भी परचेज करनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने स्पेशलाइज्ड बिजनेस ओपन किए हैं। कोई जो है वो ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, कोई ऑनलाइन जो है वो अपने स्यूड प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा होता है, ठीक है? कुछ लोग स्टिचिंग करते हैं, वो अपनी जो है उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो ऑनलाइन आप स्पेशलाइज़्ड बिज़नेस ओपन कर सकते हो, जो चीज़ आपको सबसे बेस्ट आती है, आप उसको जो है वो ओपन कर सकते हो, ठीक है? आपकी बुक में इसने डॉग टाइज़ की एग्ज़ाम्पल दी है कि इसका आप ऑनलाइन www.dogtoys.com पर जाते हो तो आपको फिज़िकल वर्ल्ड से ज़्यादा बेटर जो है वो डिस्काउंट पर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। फोर्थ हमारे पास बेनिफिट आ जाता है रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कंपनीज़ के लिए, इन्वेंट्रीज अगर रिड्यूस हो जाती हैं।
इन्वेंट्रीज रिड्यूस करने का मतलब है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं आएगी, आपकी कैरिंग कॉस्ट भी नहीं आएगी। और ये होता कैसे है, जैसे कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी कंपनीज अब जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करती हैं, यानी कि ऑर्डर पहले रिसीव करती हैं फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं। तो उस केस में रॉ मटेरियल के स्टोर करने के चांसेस होते ही नहीं है, इन्वेंट्रीज जैसे बुलाई जाती हैं उसी से हम उनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ई कॉमर्स में हम फुल टाइप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करते हैं, जिससे हमारी इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है कस्टमाइजेशन, एंड इट्स द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कस्टमाइजेशन, हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्जी का बनवा सकते हैं। एज यू कैन सी, आप ऑनलाइन अपनी जैकेट्स बनवा लेते हो अपने नाम की, आप अपनी स्पेसिफिकेशंस देते हो कि मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, आप अपने नेम के लॉकेट्स बनवा सकते हो, आप अपनी मर्जी का कुछ भी। ये तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी डेल कंप्यूटर्स ने। आपको डेल का पता होगा, डेल कंपनी जो है उसने अपना ऑनलाइन जब अपने आप को ट्रांसफ़र किया तो उसने कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि आप अपनी मर्ज़ी का लैपटॉप भी बनवा सकते हो। आप खुद बताओगे कि विजुअल कैपेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उसके अलावा बैटरी की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, आप उसमें रैम रोम कितनी कैपेसिटी के रखवाना चाहते हो। आप अपनी मर्ज़ी से कंप्यूटर्स को भी कस्टमाइज़ करवा सकते हो, ठीक है। ये डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन सबसे पहले एक क्लासिक एग्जांपल है इसकी, जिसने अपना कस्टमाइज़ेशन को यूज़ किया, और डेल कंपनी का ये एक कंपैरेटिव एडवांटेज बन गया था। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अब कस्टमाइज़ेशन करती हैं, आपको आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना कर देती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है मिनिमाइज़ गैप बिटवीन द कैपिटल आउटले एंड रिसीट्स। मतलब आपने पैसा लगाया और आपको वेट करना पड़ता था उसके रिसीट्स होने में। जैसे कि आप पहले रॉ मटेरियल परचेज़ करते थे और फिर उसको प्रोडक्ट्स को सेल होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपका जो है मिनिमाइज़ कर दिया गया है, कम हो गया है ये वाला टाइम पीरियड भी। आपके टाइम की रिडक्शन हो चुकी है इस केस में कि आप कैपिटल लगाते हो और आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत जल्दी रिसीव हो जाती हैं उसकी। उसके अलावा है बीपीआर, यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बेसिकली ई कॉमर्स का ही एक प्रोडक्ट है। ई कॉमर्स के आने के बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हुई थी, जिसके मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि हम द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस हैज़ बीन टोटली चेंज्ड। हम ऑर्डर्स लेते हैं और फिर अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बनाकर देते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो हमारी कंपनी के बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसमें बिल्कुल चेंज आ चुका है, हमने उनको री इंजीनियर कर दिया है, ठीक है। जब आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को चेंज करते हैं ना, तो ये एक छोटी बात नहीं है। आपकी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उस केस में आपका जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो भी चेंज होगा, आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट भी चेंज होगा, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी चेंज होगा, आपके पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसमें भी चेंजिंग्स आएंगे। यानी कि पूरी की पूरी कंपनी को जो है वो री इंजीनियर करना पड़ेगा। हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को जो है नेक्स्ट फर्दर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आपका इससे होता क्या है, जब आप अपने बिजनेस प्रोसेसेस को जो है री इंजीनियर करते हो तो आपके हर डिपार्टमेंट की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, आपके एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। उसके अलावा हमारे पास जो है बेनिफिट आ जाता है लो टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट। टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट बहुत कम है, आप अगर इंटरनेट को यूज़ करते हो सबसे मिनिमल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वैन्स वगैरह को यूज़ करते हो तो उसमें आपको मिनिमम कॉस्ट आती है, लेकिन इंटरनेट जो है वो सबसे चीपेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस है कि आप ऑनलाइन किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। उसके अलावा हमारे ई कॉमर्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे कि कस्टमर सर्विस अपनी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, कंपनी का इमेज इंप्रूव होता है। आपको पता है कि जब आप एक फिजिकल स्टोर है और आपको पता चलता है कि अब उसने ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लिया है, आपकी कंपनी का इमेज ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। उसके अलावा कंपनीज़ जो है वो अपने कस्टमर सर्विस बेटर कर सकती हैं, कस्टमर्स को कह सकती हैं कि आप हमें फीडबैक प्रोवाइड करें, कस्टमर्स के जो है वो ले सकती हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो वो कमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, ताकि कंपनीज़ को पता चल सके कि हमारे कस्टमर्स की क्या डिसलाइक्स हैं और हमने किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है। उसके अलावा हम ऑनलाइन डिफरेंट पार्टनर्स को ढूंढ सकते हैं, ताकि हम डिफरेंट अलाइंसेस बना सकें। उसके अलावा आपके प्रोसेसेस सिंपल हो चुके हैं, हमारा जो साइकिल है वो बहुत रिड्यूस हो चुका है। साइकिल क्या है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि
पैसा लगाने से लेकर पैसा रिसीव करने तक का जो साइकिल है, आपका डिलीवरी टाइम बहुत रिड्यूस हो चुका है, पेपर वर्क रिड्यूस हो चुका है, आपके डिफरेंट जो है आप इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको ऑनलाइन जो है वो एक बिग डाटा की शेप में जो है अमाउंट ऑफ डाटा रिसीव होता है, जिसको आप बाद में स्क्रूटनाइज कर सकते हो। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, आपको आपके प्रोडक्ट्स को जो है डिलीवर करना बहुत आसान हो जाता है। आप किसी दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ काम करके अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, ऑनलाइन जो आपके ये स्टोर्स हैं क्लोथिंग के, वो जब आपको प्रोडक्ट्स भिजवाते हैं तो वो डिलीवरी किसी जो है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की यूज़ कर रहे होते हैं, कोरियर सर्विसेज के यूज़ कर रहे होते हैं, उनको खुद अपना अलग से डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है कंपनीज़ में कि किसी भी टाइम वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई फिजिकल स्टोर तो है नहीं, आपने फिजिकली इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, आपने जस्ट अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है और एक ऐसा वेब पेज बनाना है जो कि हमारे कस्टमर्स को विजुअली अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम अपने कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट देखते हैं, बिकॉज वी ऑल आर कंज्यूमर्स, तो हमें ये बेनिफिट ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगे। सो बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, सबसे पहला बेनिफिट और सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हमारे कस्टमर्स को मिलता है वो है 24 आवर एंड 7 डेज अ वीक सर्विसेज। मतलब आप पूरे वीक में 24 घंटों में किसी भी टाइम किसी भी जगह पर बैठकर किसी भी लोकेशन से अपने प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको ये वो सर्विसेज है, अगर आप किसी शॉप पर जाते हो तो वो मतलब आपको पता है कि उसकी टाइमिंग लिमिटेड होती है। ठीक है, रात होती है या फिर सुबह के टाइम भी वो लेट जो है वो अपनी शॉप्स ओपन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आप ऑनलाइन किसी भी टाइम अपनी वेबसाइट से चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है प्रोवाइड मोर चॉइसेस। हमारे कंज्यूमर्स को वैरायटी मिल जाती है डिफरेंट वेंडर्स से और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। आप अगर जो है फिजिकली जाते हो किसी मार्केट में तो आपके पास एक दो शॉप्स होती हैं जहाँ से आप चीज़ें परचेज कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनको आप एक ही साइट पर एक ही जगह पर बैठकर एक ही लैपटॉप से मल्टीपल वेबसाइट एक ही टाइम पर ओपन करके जो है वो कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट्स की चॉइसेस भी आपके पास डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा आपके पास आ जाती है कि हमारे कस्टमर्स इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने अपने लैपटॉप पे मल्टीपल टैब्स में डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स खोले हुए हैं। आप एक को खोलोगे दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, दूसरे को खोलोगे तीसरे के साथ कंपेयर करोगे। कस्टमर्स के लिए लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को ढूंढना और ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी को ढूंढना हमारे लिए आसान रहता है। ठीक है, अब देखो फिजिकली आप एक शॉप पर जाते हो, आपको एक प्रोडक्ट पसंद आता है, दूसरी शॉप पर जाते हो तो फिर आपको भूल जाता है कि उसके प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ थी, मुझे तो भूल गया कि उस ड्रेस में क्या क्या था। तो उस केस में ऑनलाइन कंपैरिजन करना इज़ मोर इजी। उसके अलावा है क्विक डिलीवरी है, और ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो डिजिटल है, यानी कि आपने उसको सॉफ्ट फॉर्म में मंगवाना है, तो आपको सेकंड्स लगेंगे और आपकी डिलीवरी हो जाएगी। उसके अलावा क्या है, आपके पास दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिलीवरी विद इन 2 और 3 डेज़ आपको मिल जाती है। आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना पड़ता। ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, आपका टाइम सेव होता है। ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जिनका हमें पता है। उसके अलावा है क्विक इन्फॉर्मेशन, आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट के रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद इन सेकंड्स मिल सकती है। ठीक है, आपको अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए आपको दिन या महीने लग जाते हैं। मतलब टाइम में नहीं मिलता आपको शॉप्स पे जाने का और अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, या आप अपने अपने जो कोलीग्स होते हैं, जो आपके फेलोज़ होते हैं, उनसे बात करने का। लेकिन ऑनलाइन आप किसी भी टाइम पर गूगल जो है वो आपके लिए पास एक सर्च इंजन है जिस पर आप किसी भी टाइम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हो और वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा है इंटरेक्शन विद अदर कस्टमर्स। पहले कस्टमर्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे और अब प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशंस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऑनलाइन फॉरम्स बने हुए हैं। हर कंपनी ने अपना कमेंट बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पर लोग लाइव चैट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको नीचे एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि इस कस्टमर्स ने ये वाला प्रोडक्ट अभी अभी परचेज किया है। यानी कि आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ आपके जो कंपनी के टोटल कस्टमर्स हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। ठीक है, उसके अलावा है फैसिलिटेट कंपटीशन। जहाँ पर कंपटीशन होता है वहाँ पर आपकी प्राइसेस भी लो होती हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है।
कि आप अगर अपने प्राइसेस को कम करवाना चाहते हो तो देयर शुड बी अ कंपटीशन इन द इकोनॉमी। तो हमारी ऑनलाइन स्टोर्स की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जिससे हमारे सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स मिल जाते हैं हमें। आप देखते हो कि जैसे ही कोई इवेंट आता है तो ऑनलाइन जो है वो आपकी सेल्स लग जाती हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए कि आपका टाइम सेव होता है, आपको खुद ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है? आप लोग अपना जो है एक ही जगह पर बैठकर अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव कर सकते हो, ठीक है? देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स एज़ वेल। उसके अलावा अगर हम अपनी सोसाइटी के बेनिफिट्स के हवाले से देखें, सो बेनिफिट्स टू सोसाइटी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और कस्टमर्स के बेनिफिट्स को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हमारे इंडिविजुअल्स को अलो करती है कि वो घर में बैठकर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करें, ठीक है? उससे होता क्या है कि ट्रैवलिंग कम होती है। जब ट्रैवलिंग कम होती है तो हमारी इकोनॉमी को लेस ट्रैफिक की वजह से एयर पोल्यूशन से बचाया जा सकता है, ठीक है? उसके अलावा हमारी प्राइसेस लो होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो है वो मर्चेंट्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो आपके जो लेस एफिलुएंट पर्सन्स हैं, जिनके पास पैसे कम होते हैं, वो भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप देखते हो कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हो जो कि आपको कहीं और से नहीं मिलते। लेकिन ऑनलाइन आपको किसी बड़े स्टोर पर नहीं जाना पड़ता, लेकिन वही चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाती हैं, ठीक है? उसके अलावा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट है। ऐसी कंट्रीज़ जो कि और ऐसे इलाके जो कि रूरल हैं, जहाँ पर दूसरी सर्विसेज़ मिलना मुश्किल होती है, ई-कॉमर्स की वजह से वो सारी सर्विसेज़ हमें मिल जाती हैं यहाँ पर भी। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है पब्लिक सर्विसेज़, जिसमें हमारे पास हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके अलावा हमारे पास जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है। गवर्नमेंट हमें ई कॉमर्स के थ्रू बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। आप देखते हो कि ऑनलाइन आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हो, आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो। आजकल के इरा में जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया पेंडेमिक में है और पूरी दुनिया जो है वो घर में बैठी हुई है, अगर ई कॉमर्स ना होती तो क्या लोग स्टडी कर पाते? हमारी लिविंग्स जो है, हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल जो है वो टोटली ब्लॉक्ड हो जाती, हम घरों तक ही महदूद हो जाते, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की सोसाइटी के लिए मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर हम उसके डिसएडवांटेजेस को जो है वो थोड़ी देर के लिए सेट असाइड करके रखें, साइड पे करके रखें, तो हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसी तरह से ई कॉमर्स भी हमारे लिए एक रेवोल्यूशन है। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस। और ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि आजकल छोटे से छोटा बच्चा जो है उसके हाथ में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, और वो सब चीज़ों को उसकी एक्सेस उन सब चीज़ों तक है जिनकी एक्सेस अभी उसके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपके डिसएडवांटेजेस को देखा जाए तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, चाहे वो प्रोडक्टिव हो या ना हो। कुछ लोग ऑनलाइन अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जो हैं हम ऑनलाइन अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि हमें फिज़िकली परफॉर्म करनी चाहिए, हम फिज़िकली को छोड़कर अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर कर ऑनलाइन सारा कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम अपने डिसएडवांटेजेस को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिकल या फिर टेक्निकल डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस अगर देखी जाएँ तो अभी तक हमारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी तक हमारी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी अभी तक इतनी इंश्योर्ड नहीं करवाई गई कि लोग जो हैं वो उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। देयर इज़ बेसिकली लैक ऑफ प्रोटोकॉल्स। जब आपके पास प्रोटोकॉल्स सिक्योर्ड होते हैं तो आपकी ट्रांज़ैक्शंस को सिक्योर बनाया जा सकता है। आज भी हम अपनी ऑनलाइन शॉपिंग में सोच रहे होते हैं कि हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करें या फिर ना करें। हम जो है वो पेमेंट ऑन डिलीवरी जो है उसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं रादर कि हम ऑनलाइन जो है वो अपनी पेमेंट्स कर सकें, ठीक है? सिक्योरिटी ना होने की वजह से अभी तक यूनिवर्सली लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उसके अलावा क्या है कि हमारी टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ जो है वो लो है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि विद इन गिवन टाइम स्पेन हम कितना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम रेट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन सेकंड्स। तो वो अभी तक हमारी जो है वो इनसफिशिएंट है। जितना हमें डाटा रियल टाइम के लिए चाहिए होता है, वो अभी तक हमारी टेलीकम्युनिकेशन बैंडविड्थ उस हद तक नहीं पहुंची। हम कहते हैं कि हम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हैं और ऐसा पॉसिबल भी है, लेकिन फिर भी हमारी बैंडविड्थ अभी कम है।
उसके अलावा है कि जो हमारे डेवलपमेंट टूल्स हैं वो अभी तक टोटली डेवलप नहीं हुए। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि यही बेस्ट है, क्योंकि हर आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती है जो कि पुरानी वाली को फेल कर देती है और अपना जो है वो नई एडवांटेज लेकर आती है, और फिर नहीं आती है तो पुरानी वाली फेल हो जाती है। तो हम किसी भी डेवलपमेंट सॉरी सॉफ्टवेयर को ये नहीं कह सकते हैं कि ये टोटली डेवलप्ड है और हम उसके ऊपर टोटली रिलाई नहीं कर सकते। उसके अलावा है देयर आर डिफ़िकल्टीज़ इन इंटीग्रेटिंग, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी होने का मतलब ये है कि हम जो हार्डवेयर यूज़ करते हैं उसकी हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती, दोनों का कनेक्शन नहीं हो पाता, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि जो हमारे पास पुराने हार्डवेयर्स हैं वो नए सॉफ्टवेयर्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है? जैसे कि अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है, उस पे विंडोज़ 7 है, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप वहाँ पर अवेल नहीं कर सकते, ठीक है? उसके अलावा है कि स्पेशल वेब सर्वर इन एडिशन टू द नेटवर्क सर्वर आर नीडेड, हमें बड़े ज़्यादा सर्वर्स को रिक्वायर्ड होते हैं। एक आपका एक सर्वर हो और वो इंटरनेट पर काम कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ नेटवर्क्स सर्वर्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी कॉस्ट इससे बढ़ जाती है। उसके अलावा आ जाता है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इज स्टिल एक्सपेंसिव और इनकन्वीनियंट। अगर आप देखो तो पीटीसीएल जिन लोगों ने लगाया है वो हम बिल पे करते हैं लेकिन उसकी स्पीड बहुत लो है। अगर आप किसी दूसरी जो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का डाटा यूज़ करते हो जैसे कि जैज़ है, उसका उसकी स्पीड तो अच्छी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका, हमारे अभी तक वेब सर्वर डेवलप नहीं हो सके, अभी तक हमारी ये जो है टोटल जो कंपोनेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बहुत बेस्ट यूज़ करें। आज भी हम में से कुछ लोग हैं जो कि फिजिकल शॉपिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस एंड इट कैन कॉस्ट टू एक्सपेंसिव टू द कंपनीज। इसमें हमारे पास सबसे पहला ड्रॉबैक आता है कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन। कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन का मतलब है कि आपको पता है कि अगर आप अपना सर्वर खुद क्रिएट करना चाहते हो और आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन हाउस जो है वो अपनी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, इन हाउस सर्विस जो है सिस्टम बनाना पड़ता है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम देखें तो हम आपके पास जो ड्रॉबैक्स आते हैं वो ये सारे हैं। हम एक्सप्लेन कर रहे थे कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन को। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना इन हाउस सर्वर बिल्ड करते हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो डेवलपर्स मिलकर आपका टोटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं जिसमें आपको मे बी आउटसोर्सिंग करके आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर वो सिस्टम बनाया होता है। वो जो आप सिस्टम बनाते हो आप जैसे कि हमने पीछे भी देखा है कि इट्स नॉट टोटली डेवलप्ड, आपके अंदर ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज़ होंगी जो कि पुरानी होंगी और हर आने वाले साल में आपका जो इन हाउस सिस्टम है उसमें आपको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। और जो आप ये तो बाद की बात है, जब आप सिस्टम बनाते हो तो उस सिस्टम को बनाने में आपको महीने और साल भी लग सकते हैं, ठीक है? उन ईयर्स में जब मतलब अगर आपको एक पूरा साल भी लगता है तो उन महीनों में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग्स आती हैं कि आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है? उसके अलावा अभी तक जैसे कि हमने देखा टोटली डेवलप नहीं है तो डेफिनेटली लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, मिस्टेक्स की वजह से ये डिले होता जाता है। हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है और हमारे जो रिटर्न्स होते हैं जो कि हमने उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पर रिसीव करने होते हैं वो मिनिमल होते हैं, ठीक है? आपके कस्टमर और वैसे भी ये जो आपके बेनिफिट्स होते हैं ना, ये रिटर्न्स हमने कस्टमर सर्विस के लिए अपना वो बनाया होता है सर्वर, आप अपना सिस्टम क्रिएट करते हो ताकि आप अपनी कंपनी को बेटर वे में जो है वो रिप्रेजेंट कर सको। तो ये वो बेनिफिट्स होते हैं जिनको आप प्रॉपरली क्वांटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर क्वालिटेटिव बेनिफिट्स। तो उसमें उनको उनकी क्वांटिटी को जज करना, वो अपने कस्टमर्स की जो है वो एक्सेप्टेंस को जज करना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है? मीन्स कास्ट तो आपको बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन उस कास्ट को लगाने का बेसिक पर्पस जो है वो उसको जस्टिफाई करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू है आजकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में कि लोग ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज दीज आर इंक्रिप्शन, देर आर इंक्रिप्शन इशूज़। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन अपना डाटा जो है वो शेयर करते हो तो वो डी कोड हो जाता है, वो कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ताकि कोई भी हैकर जो है उसको हैक ना कर सके। लेकिन अभी आप देखते हो कि सिक्योरिटी से ज़्यादा जो है वो हैकर्स ज़्यादा
नॉलेज रखते हैं और आपके डाटा को वो किसी ना किसी तरह से हैक कर लेते हैं। तो हमें अभी तक इंक्रिप्शन की बेस्ट टेक्निक्स तक नहीं पहुँचे कि डाटा इतना इंक्रिप्टेड हो कि कोई भी हैकर उसको हैक ना कर सके। उसके अलावा प्राइवेसी के जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि लोग चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी इम्प्रूव हो, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वो इस मैयर को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर भी रही है, लेकिन फिर भी लोग यही परसीव करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से ज़्यादा फिज़िकल शॉपिंग बेटर है। लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आना, कस्टमर्स को कन्विंस करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, जिसके लिए हमें भी टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास आ जाता है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड यूज़र रेजिस्टेंस। कस्टमर आपके ऐसे सेलर्स पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते जिनको कभी उन्होंने देखा ना हो। अक्सर आपने कोई ऑनलाइन चीज़ देखी हो, सस्ती हो तो आप परचेज़ कर लेते हो, लेकिन महँगी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैंने तो इसको कभी देखा नहीं है, मुझे पसंद ना आई तो मैं इसको रिटर्न कैसे करूँगी और मैं कैसे बात करूँगी, ठीक है? तो उस केस में हमारे कस्टमर्स जो हैं वो रेज़िस्ट नहीं करते, उनको मनाना मुश्किल होता है, उनको अपने साथ लॉयल बनाना मुश्किल होता है, ठीक है? और वैसे भी आप ऑनलाइन काम कर रही हैं तो आपकी जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक मनी के जो है वो बेस पर होंगी। तो इस वज़ह से लोगों को फ़िज़िकल से वर्चुअल स्टोर्स में लेकर आना अभी भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। ये कुछ मेन जो है वो आपकी लिमिटेशंस थी, जो कि एक सर्वे किया गया था और उससे हमें पता चला था कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग इसलिए नहीं करते कि उनको ये सारी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि टोटल सर्वे में से जो रिस्पोंडेंट्स थे, उनमें से 34.8% लोगों ने जो प्रॉब्लम बताई थी वो कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन की थी। उसके अलावा जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला प्रॉब्लम था वो 17.2% लोगों ने जो है ये बताया था कि हम इस वजह से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। और लेक ऑफ ट्रस्ट जो है वो टोटल 4.4% लोगों ने कहा था कि वी डोंट ट्रस्ट ऑन द फेसलेस सेलर्स, ठीक है? उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो कुछ आपकी अदर लिमिटेशंस हैं, वो भी हम देखते हैं। अगर हम लिमिटिंग फैक्टर को देखें तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। आपका ट्रस्ट अननोन सेलर्स के लिए अभी जो है वो एक हिंडर है, एक प्रॉब्लम है। नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे होते हैं उनको आपस में कंपैटिबल करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि एक कंट्री के जो इलीगल इश्यूज हैं दूसरी कंट्री में वो डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह की स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को जो है सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बेनिफिट्स को मेजर करना इसलिए भी जो है कहते हैं इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। दिस इज लेक ऑफ मिच्योर मेथोडोलॉजी। ये मिच्योर नहीं है अभी तक। हम क्लियरली नहीं कह सकते कि ये फ़ायदे हैं हमारे। क्यों? क्योंकि अभी ये टोटली इवॉल्व्ड नहीं है। उसके अलावा है हमारे कस्टमर्स, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको जब तक वो प्रोडक्ट को हाथ में देख नहीं लेते पकड़ कर, उनको तसल्ली नहीं होती। ठीक है? तो लेक ऑफ टच और फ़ील की वज़ह से भी लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते। उसके अलावा लोगों का भी ट्रस्ट इंक्रीज़ नहीं हो सका पेपरलेस ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन जो बायर्स और सेलर की तादाद जितनी होनी चाहिए, जितनी नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा होंगे, उतनी ही हमारे लिए जो बिज़नेस है वो प्रॉफ़िटेबल वे में चल सकता है। लेकिन अभी तक हम इस तक नहीं पहुँचे कि हमारी ऑनलाइन जो कस्टमर्स और बायर्स हैं उनकी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो सके। उसके अलावा क्या है कि हमारा इसका एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जिसको हम यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो है ह्यूमन रिलेशंस का ब्रेकडाउन। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो लोग आपस में बिल्कुल भी जो है वो आपस में बात नहीं करेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन टोटली ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि आपकी इंटरनेट जो है वो भी स्टिल एक्सपेंसिव है। अगर आप वही बात आ जाती है कि आप मीडिया कोई लगाते हो, कोई वेब टीवी जो है शोज़ हैं, यहाँ पे टेलीविज़न एक्सेस है, यहाँ पे डिफरेंट जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो अभी भी ये जो ऑनलाइन स्टोर है, ई कॉमर्स है, इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। ठीक है? ये हमारा पूरा एक जो है फ्रेमवर्क था हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का। लेकिन अगर देखा जा सके, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की लिमिटेशंस हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में रैपिड प्रोग्रेस की जा रही है। हमारे जो पर्सन्स हैं, हमारी जो कस्टमर्स हैं, उनके अंदर उनको कन्विंस किया जा रहा है, उनको इनफ रीजंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज़ करें। और वैसे भी जब से दुनिया में कोरोना आया है, तब से लोगों का ट्रस्ट आहिस्ता-आहिस्ता ऑनलाइन डेवलप होता जा रहा है।